हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग ह्यूमैनिटीज। मेरा नाम है शिवम शुक्ला और आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक और वीडियो लेके, जो है पार्ट 3 ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर। क्लास 10th का बोर्ड का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है और इसी की हम कंटिन्यूएशन सीरीज चला रहे हैं, जो कि थर्ड चैप्टर आज आखिरी सीरीज है। इससे पहले आप दो सीरीज जो पहले की दो पार्ट पढ़े हुए हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा, वो आपको आई बटन में मिल जाएंगे दोनों पार्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग जो बेसिकली सॉइल्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना, और सॉइल्स को ही हम आगे कंटिन्यूएशन में चलेंगे, जिसमें हम लोगों ने आपका कौन सी सॉइल देखी थी, एलुवियल सॉइल देखी थी। एलुवियल सॉइल में याद करो मैंने आप लोगों को क्या क्या चीजें बताई थी। एलुवियल सॉइल कहां मिलती है? नॉर्दर्न प्लेन्स वाले एरिया में मिलती है। कहां पर मिलती है? नॉर्दर्न प्लेन्स वाले एरिया में मिलती है। और जो नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया है वो कौन सा एरिया है? यानी कि ऐसा एरिया जैसे आप ये देख रहे हो ग्रीन वाला, एक सेकेंड रुको बस। हाँ, ये वाला एरिया आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है। क्योंकि यहां पर कौन कौन सी तीन नदियां मैंने आपको बताई थी, यहां से निकल रही है इंडस नदी, यहां से निकल रही है ब्रह्मपुत्रा नदी, और यहां से निकल रही है गंगा नदी। ठीक है, तो तीनों नदियां क्या करती हैं, अपने साथ बहुत सैंड, सिल्ट और क्ले लेकर आती हैं और डिपॉजिट कर देती हैं। इसीलिए ये वाला जो पोर्शन है ये सबसे ज्यादा बड़ा पोर्शन माना जाता है, और इस पोर्शन को आप ये मान लीजिए सबसे ज्यादा फर्टाइल भी माना जाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा खेती भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर यूपी, बिहार, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए, ये रहा नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, है ना। और ये वाले जो रीजन आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा का पूरा रीजन जो है, ये इन तीन नदियों के द्वारा बनाया गया है। कौन कौन सी तीन रिवर्स है आपकी? इंडस, ब्रह्मपुत्रा और गंगा रिवर। ठीक है, अब इसी सीरीज में हम लोग आगे चलते हैं और आज हम लोग नेक्स्ट सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। हमारी कौन सी सॉइल है? वो है हमारी आप ब्लैक सॉइल। ठीक है, कौन सी है? ब्लैक सॉइल है, शायद एरिड है, ब्लैक सॉइल है। चलिए देखिए, ब्लैक सॉइल, इसको काली मिट्टी भी कहते हैं। अच्छा, ये ब्लैक सॉइल का ना एक बहुत बड़ा, बहुत पहले का इतिहास भी रहा है कि ये काली मिट्टी जो है ये वॉल्केनोस से बनती है। अब वॉल्केनोस से कैसे बनती है सर, ये क्वेश्चन आ जाता है। देखिए क्या है कि जब वॉल्केनोस से अंदर से लावा निकलता है ना, और अंदर से जब लावा निकल रहा है, अंदर से ऐसे मैग्मा निकल रहा है अंदर से बाहर आके, और बाहर लावा की फॉर्म में गिर रहा है, तो एक समय ऐसा आता है कि जो लावा है वो जम जाता है, ठीक है, और ठोस हो जाता है। क्योंकि जब सूख जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जब वो देखिए, जब बह रहा है लिक्विड फॉर्म में तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही सूख जाएगा क्या होगा? वो पत्थर बन जाएगा। पत्थर बनते ही वो कौन सा पत्थर बन जाता है बताओ? रॉक्स वाली सीरीज में कौन सा वाला? रॉक साइकिल पढ़ी होगी सब लोगों ने, नाइन्थ में पढ़ी होगी। उसको क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स कह देते हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक्स कह देते हैं। तो इग्नियस रॉक्स जैसे ही बन गई, इग्नियस रॉक्स बाद में जब टूटता है तो उसी के द्वारा बनाई जाती है काली मिट्टी, जिसको हम कहते हैं ब्लैक सॉइल। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ब्लैक सॉइल क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज रेगड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद से इसको कर लेना। क्या लिखा है? इसको रेगड सॉइल भी कहा जाता है, बिकॉज द सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। एक और क्वेश्चन बन गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो मिट्टी है ये कॉटन को उगाने के बहुत काम आती है ना, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? द सॉइल इज फाउंड इन द प्लेट्यू रीजन ऑफ सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मालवा एंड छत्तीसगढ़। अब ये सॉइल कहां पे मिल रही है? ये देखिए, आ जाइए वापस से मैप में, और ये देखिए, ये है आपकी ब्लैक सॉइल, यानी कि ये रीजन, ये देख रहे हो सौराष्ट्र वाला रीजन देख रहे हो, ठीक है, गुजरात में है सौराष्ट्र। ये है आपका महाराष्ट्र वाला रीजन, ठीक है। और ये पूरा रीजन जो आप देख रहे हो, यहां पे आपको ये थोड़ा सा पार्ट आगे इधर का देखोगे तो, ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? ये मिट्टी कहाँ का? ये छत्तीसगढ़ का रीजन आपने देखा, ठीक है, ये महाराष्ट्र का रीजन देखा आपने, थोड़ा सा एमपी का भी रीजन मिलेगा आपको, गुजरात का मिलेगा। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, सॉइल्स पे एक क्वेश्चन 100% है, या तो दो भी बन जाते हैं कई बार, जैसे 2 मार्कर में एक दे दिया और एक 3 मार्कर में दे दिया, ठीक है, कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल। तो ये जो पॉइंट्स आप इसमें देख रहे हो, इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल अभी आप लोगों को समझ आएगी, ठीक है। फिर क्या लिखा है? ये जो सॉइल है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बहुत होता है, मैग्नीशियम बहुत होता है और पोटैश बहुत होता है, और इट इज मोस्ट सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। ये 3 पॉइंट्स हैं, इस 3 पॉइंट को लिख के आओगे पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि क्या लिखा है इसमें? कैल्शियम कार्बोनेट भी बहुत होता है, मैग्नीशियम और पोटैश में भी ये एनरिच होती है, ठीक है, और सबसे ज्यादा सूटेबल है कॉटन को ग्रो करने के लिए। समझ आ गया होगा ब्लैक सॉइल के बारे में, काली मिट्टी के बारे में समझ आ गया, ठीक है। आ जाइए आप एक और सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है रेड एंड येलो सॉइल। अच्छा, इस सॉइल को सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, एग्जाम में बहुत कम पूछी गई है, लेकिन अब ये पूछी जाएगी। इस बोर्ड में बहुत ज्यादा अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो मिट्टी है रेड एंड सॉइल, येलो सॉइल के बारे में बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं। वैसे तो एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल ही ज्यादा चलती हैं, ज्यादा ही पूछी जाती है एग्जाम्स में। मतलब पिछले साल बोर्ड में भी एलुवियल सॉइल आई थी, उससे पहले में लेटराइट सॉइल पूछी गई थी, ठीक है। तो अब जो है बहुत ज्यादा चांसेस इस सॉइल के, तो इस सॉइल को कोई भी बच्चा इग्नोर नहीं करेगा। आइए पढ़ते हैं। ये पार्ट कहां कहां फाउंड होती है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट और मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स एंड सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। आइए मैप में देख लेते हैं कहां कहां पर ये मिल रही है। तो हाँ, एक सेकेंड,
हाँ, अब ये देखिए ये सॉइल कहाँ कहाँ पे मिल रही है। अब ये जो सॉइल आप देख रहे हैं, इस सॉइल को रेड एंड एलुवियल सॉइल जिसको हम कहते हैं, तो ये रहा रेड एंड येलो सॉइल, सॉरी, ये रहा आपका रेड एंड येलो सॉइल वाला एरिया, ये देख रहे हो, है ना। थोड़ा सा केरला कर्नाटका वाला रीजन अगर आप देखोगे, कर्नाटका तमिलनाडु वाला रीजन जो देख रहे हो, ठीक है, फिर इस वाले एरिया को आप देख रहे हो, तो ये कौन सा है, रेड एंड येलो सॉइल वाला रीजन है, ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ये जो रेड एंड येलो सॉइल है ना, वो मिल रही है। अब रेड एंड येलो सॉइल क्यों बोला जाता है इसको, है ना, कि क्या ये लाल कलर और पीले कलर की होती है, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन किस वजह से होती है वो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। कि जो आपकी जो ये रेड और येलो सॉइल भी बोली जा रही है, तो क्यों बोली जा रही है इसको, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, द सॉइल बिकम रेडिश, क्यों लाल बन रही है, क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड के कंटेंट होते हैं, याद रखना इस चीज को। क्वेश्चन क्या बनता है कि जो सॉइल है वो लाल क्यों होती है, वाई डज द रेड सॉइल प्रेजेंट्स रेडिश कलर इन इट, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड इन इट, याद रखना इस चीज को, है ना। और वो येलो कब हो जाती है, जब उसमें थोड़ी सी नमी हो जाएगी ना, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी आ जाएगी, तो वो तुरंत तुरंत क्या होता है, आयरन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, कलर, और वो येलो स्टोन में दिखना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इट लुक्स येलो इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म, ठीक है। पोटैटोज, मेज एंड कॉटन आर ग्रो क्रॉप्स व्हिच आर ग्रोन इन रेड सॉइल, और रेड सॉइल में कौन कौन से फसलें उगती हैं, तो पोटैटोज हो गया, मेज हो गया, कॉटन हो गया, वेजिटेबल्स, टबेको, सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फ्रूट जैसे आपका ग्रेप्स हो गए, ये सब येलो सॉइल में उगाए जाते हैं। क्वेश्चन बनता है, रट लेना इस क्वेश्चन को, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट सॉइल क्या है, दिस सॉइल इज फाउंड इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल, जहां पे बहुत उच्च तापमान यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, और जहां की जो रेनफॉल है, बारिश जो है वो भी बहुत ज्यादा रहती है, वहां पर बेसिकली लैटेराइट सॉइल होती है। लो ह्यूमस कंटेंट होता है, ह्यूमस क्या होता है बताओ फटाफट से, कमेंट बॉक्स में ह्यूमस का आंसर दे दो फटाफट से, चलो मैं बता देता हूं ह्यूमस क्या होता है। देखो ह्यूमस होता है बेसिकली जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, ठीक है, उस टॉप लेयर को ह्यूमस कहते हैं, क्योंकि इस टॉप लेयर में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट मिट्टी में पाए जाते हैं। तो ह्यूमस कंटेंट लैटेराइट सॉइल में कम होता है, इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर खेती भी कम होगी कंपैरेटिवली, और मिट्टियों के और सॉइल्स के कंपैरिजन में यहां पर खेती कम होगी, क्योंकि टॉप सॉइल जो है, टॉप लेयर जो है इसकी, वो कैसी है, टॉप लेयर में इसमें ह्यूमस कम है। समझ में आया, आगे देखते हैं। एज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गेट्स डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे क्या होता है, देखिए ये बेसिकली कहां पर हो रही है, हाई टेम्परेचर वाले एरिया में, थोड़ी सी गर्म वाले एरिया में। अभी मैं आपको बताऊंगा केरला कर्नाटका वाला एरिया जो है, तमिलनाडु वाला एरिया जो एमपी वाला एरिया, ये गर्म एरियाज है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, टेम्परेचर हाई रहता है थोड़ा सा कंपैरेटिवली, ठीक है, और जब टेम्परेचर हाई रहेगा तो इसमें क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो खेती है, जो एग्रीकल्चर है, जो आपका जो क्रॉप्स हैं वो कम उगेंगी कंपैरिजन टू आपका एलुवियल सॉइल, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। द सॉइल कहां पर मिल रही है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, एमपी, है ना, और हिली रीजन ऑफ आसाम। एक बार इस सॉइल को भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये रहा आपका लेटरेट सॉइल, ये देखो गारो खासी जयंतिया वाला रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है। ये देखो केरला वाला रीजन आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है थोड़ा, तो ये देखो मिट्टी यहाँ पर कम है। मैंने आपको बताया ये सॉइल हमारे यहाँ भारत में ज्यादा अच्छा मिलती नहीं है। रीजन क्या है कि इस सॉइल पे देखो, हमारा जो है ना हाई टेम्परेचर वाला जो इसका क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कम सूट करता है ना भारत में, इसलिए मिट्टी ज्यादा मिलती नहीं है, और यहाँ पर खेती भी बहुत कम होती है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं हम लोग। अब जो आ जाती है वो आ जाती है आपकी, कौन सी सॉइल आ जाती है, लैटेराइट हो गई। याद रखना इसमें टी और कॉफी ग्रो करते हैं, कैश्यू नट्स भी, काजू, ठीक है ना, काजू भी ग्रो करते हैं, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में ये सॉइल आपको मिलेगी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मिसिंग है, उसको ध्यान से लिख लेना कि इस सॉइल में लीचिंग होती है। क्या होती है, इस सॉइल में लीचिंग होती है। लीचिंग क्या होता है, लीचिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, इसीलिए इस सॉइल से ना ब्रिक्स भी बनती हैं, ये भी याद रखना, इस सॉइल से ब्रिक्स भी बनती हैं, है ना, हेल्प इन मेकिंग ब्रिक्स। इस चीज को बहुत दिमाग से याद रखना, है ना। कैसे, अब देखो क्या होता है कि जब आप ईंट देखते हो, ईंट की जो ईंटें जो बनती है ना, ईंटों की जो भट्टी होती है वहां पे ईंट बनती देखिए, तो वो कैसे बन रही है, वो इन्हीं मिट्टियों से बन रही है, लैटेराइट सॉइल से ही बन रही है। तो क्या होता है उसमें अगर आप पानी डालोगे तो पानी के थ्रू मजबूत हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इनमें क्या होती है, लीचिंग होती है, इस ये ब्रिक्स को बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। आओ अगला देखते हैं। एरिड सॉइल क्या होती है, एरिड सॉइल सबको पता है, बहुत बेसिक सा है। क्या लिखा है, सैंडी टेक्सचर में होती है, सलाइन नेचर में होती है, फाउंड इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ड्राई क्लाइमेट, यानी कि राजस्थान वगैरह रेगिस्तान साइड पे जो मिट्टी मिलती है वो कौन सी होती है ना, एरिड सॉइल होती है। फिर क्या लिखा है यहाँ पर देखो, टेक्सचाइल सलाइन इन नेचर होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट द मॉइस्चर एंड ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज वेरी लो। सिंपल सी बात है, जहां पे ड्राई क्लाइमेट होगा, लैटेराइट सॉइल देखो ना ड्राई क्लाइमेट में हो रही थी,
ठीक है, हाई हाई टेम्परेचर वाला रीजन में थी तो ह्यूमस कंटेंट लो था, ऐसे ही एरिड सॉइल है। एक बेसिक सिनेरियो समझ लो आपको, जहां पे टेम्परेचर हाई होगा वहां ह्यूमस कंटेंट अपने आप डाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर ड्राई क्लाइमेट है, मॉइस्चर और ह्यूमन कंटेंट ऑफ द सॉइल इज वेरी लो। इन सम एरियाज कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग द वाटर फ्रॉम द सॉइल, और कई एरियाज में कॉमन सॉल्ट भी ऑब्टेन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्योंकि अब देखो क्या है, ये जो मिट्टी क्या लिखा है देखो, ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग द वाटर फ्रॉम द सॉइल, जितना भी, क्योंकि ये ऐसी जगहों पर हो रही है जो एरिड रीजन है, ठीक है, वहां पे क्या करा जाता है, इस मिट्टी के थ्रू नमक भी निकाला जाता है, क्योंकि वेपोरेट करा दिया जाता है पानी, और इस मिट्टी में नमकीन जो थोड़ा सा सलाइन नेचर की होती है, ठीक है, तो उससे नमक भी बनाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन जाता है कि एरिड सॉइल के फीचर्स क्या है, कौन सी सॉइल से नमक बनाया जा सकता है, कौन सी सॉइल जो है हेल्प करती है सॉल्ट को बनाने में, तो वो है एरिड सॉइल, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, दीज सॉइल्स आर नॉट फर्टाइल बट कैन बिकम फर्टाइल आफ्टर एडिक्वेट इरिगेशन ऑफ द सॉइल। याद रखना क्या लिखा है, ये फर्टाइल नहीं होती, लेकिन अगर हम इनमें पानी का प्रोवाइड करें, इरिगेटिव फैसिलिटीज अच्छी कर दे, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी कर दे, तो यहां पे बहुत अच्छी फर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, द एरिड सॉइल इज फाउंड इन राजस्थान एंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात। और जो एरिड सॉइल है वो कहां पाई जाती है, वो राजस्थान में पाई जाती है और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात में भी पाई जाती है। फॉरेस्ट सॉइल के बारे में जानते हैं, अब देखिए द सॉइल, अच्छा एक बार मैं मैप में दिखा देता हूँ एरिड सॉइल कहां कहां पर है। तो ये रहा आपका ये वाला रीजन, बस ये वाला रीजन है जहां पे आपको सॉइल मिलेगी, राजस्थान वाला रीजन है जहां पे आपको सॉइल मिलेगी। अब आइए देखते हैं क्या लिखा है वापस से यहाँ पर, फॉरेस्ट सॉइल हिली एरियाज में फाउंड होती है, माउंटेनियस रीजन में फाउंड होती है ना, सैंड और सिल्ट से बनती है। इन द स्नो रीजन्स ऑफ द कंटेंट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ टॉप कवर ऑफ द सॉइल। सिंपल सी बात है, क्या होता है, जहां पे इरोजन हो रहा है, ठीक है, जहां पे भी मिट्टी का इरोजन हो रहा है तो क्या हो रहा है, टॉप लेयर जो है, जहां पे ह्यूमस कंटेंट है, जहां पे न्यूट्रिएंट्स है, वो हट जाते हैं। सॉइल इरोजन में यही तो होता है, अभी हम सॉइल इरोजन पढ़ेंगे। सॉइल इरोजन का क्या मतलब होता है कि मिट्टी की परत का ऊपर से हट जाना, है ना। जो फर्टाइल लेयर है, जब उसको किसी भी एक्शन की वजह से, विंड के एक्शन की वजह से या ग्लेशियर के एक्शन की वजह से या पानी के एक्शन की वजह से जब मिट्टी ऊपर से हट जाती है तो उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक वही है, ठीक है। तो जो सॉइल इरोजन की वजह से आप देख रहे हो, तो क्या हो रहा है, ऊपर की मिट्टी हट जाती है, क्योंकि पहाड़ी एरियाज में क्या होता है, लैंडस्लाइडिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, ऊपर का लेयर हट गया, जैसे ही आपको सोचो ऊपर का लेयर हट गया तो ह्यूमस कंटेंट कैसा हो गया, लो हो गया, ठीक है। कैसा हो गया, ह्यूमस कंटेंट लो हो गया। इसकी वजह से द सॉइल इज फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द हिमालयाज इज फर्टाइल, और लोअर पार्ट ऑफ हिमालयाज में पाई जाती है, क्योंकि लोअर पार्ट में क्या होता है, ढलान कंपैरेटिवली कम होती है और वहां पे फर्टिलिटी बनी रहती है, क्योंकि वहां पे इसका ह्यूमस कंटेंट भी बना रहता है। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, आंसर्स आपको मिल जाएंगे। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये पिक्स आप देख लेना, ठीक है। अब आता है सॉइल इरोजन क्या होता है, ठीक है। आप देखिए सॉइल इरोजन की अगर हम बात करें, द वियरिंग अवे एंड वॉशिंग डाउन ऑफ सॉइल कवर इज नोन एज सॉइल इरोजन। सिंपल सी बात है, ये है आपकी सॉइल, ठीक है, इन्होंने जगह दे ही दिए, तो ये है आपकी सॉइल, अरे ठीक है, एक मिनट, ये देखिए ये है आपकी सॉइल, ठीक है। सॉइल का ऊपर वाला लेयर है, ठीक है। बारिश आई, बहुत तेजी से पानी बहाते हुए लाई, पानी आ रहा है, बारिश आ रही है, तो क्या होगा, सबसे पहले कौन सा लेयर बहेगा, अब ऑब्वियस ही बात है ना, सॉइल लूज है, सॉइल तो लूज है, तो इरोड आसानी से होगी। इरोड आसानी से होगी मतलब उस लेयर से, उस जगह से वो तुरंत पानी के थ्रू बहती हुई आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है, वो सबसे टॉप वाला जो लेयर है, उसको इरोड कर देना। कैसे, किसी के थ्रू भी, हवा चली तेजी से धूल उड़ गई तो मिट्टी भी इरोड हो गई, है ना। पानी आया बहती हुई चली गई तो मिट्टी हट गई। यानी कि क्या हो रहा है, टॉप लेयर जहां पे ह्यूमस कंटेंट होता है बहुत ज्यादा, वो जब वॉश अवे हो जाती है उसको हम क्या कह देते हैं, सॉइल इरोजन। और देखो यहां पर क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड सॉइल फॉर्मेशन अकर साइमल्टेनियसली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। अब आप कहोगे सर सारी मिट्टी उड़ती जा रही है तो फसल क्यों नहीं हो पा रही। अगर सारी मिट्टी उड़ रही है तो फसल कैसे हो रही है, सही बात है, क्रॉप्स कैसे ग्रो हो रही है जब सारी सारी मिट्टी सॉइल इरोजन में उड़ रही है, नहीं। देखो सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन दोनों साथ साथ होते हैं। कैसे, अब देखना ध्यान से सुनो, यहां से मिट्टी उड़ती हुई गई, ठीक है, यहां से मिट्टी उड़ती हुई जा रही है, हवा ने उसको उड़ा दिया, और क्या हो रहा है, कहीं तो डिपॉजिट होगी, तो सपोज यहां पे डिपॉजिट हो गई, यहां पर क्या हुआ, डिपॉजिट हो गई। तो आप ये सोचो कि जहां से उड़ के आएगी कहीं कहीं तो डिपॉजिट होगी, तो सॉइल इरोड हो रही है यहां से और सॉइल फॉर्म हो रही है वहां पे। समझ में आया, एक जगह से इरोड हुई, एक जगह फॉर्म हुई, एक जगह से इरोड हुई, एक जगह फॉर्म हुई, तो इसी को हम लोग क्या कहते थे कि सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन क्या हो रहा है, एक साथ चलता है, साइमल्टेनियसली चलता है, ठीक है। आइए अब अगला देखते हैं हम लोग क्या लिखा है यहां पर,
However, overgrazing and deforestation at a rapid pace can disturb in this balance. Different kind of erosions. अब क्या होता है, हालांकि डिफॉरेस्टेशन ज्यादा हो रहा है, अब देखो क्या होता है, जब तक कोई इंसान हमारे नेचुरल फिनोमेना में इंटरफेयर नहीं करते तब तक तो सब सही चलता है। इरोजन हो रहा है, नेचुरल है। आपका डिपोजिशन हो रहा है, नेचुरल है। फॉर्मेशन हो रहा है, सब नेचुरल है। लेकिन हमने क्या किया, हमने इरोजन की स्पीड को बढ़ा दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, देखो हमने इरोजन की स्पीड को बढ़ा दिया, यानी कि हमने इरोजन में कर दी हेल्प। कैसे? विंड की और हेल्प कर दी। विंड जो इतनी हवा बहा के ले जाती थी, हमने डिफॉरेस्टेशन करना शुरू किया, पेड़ काटने शुरू करे, हम मिट्टी और तेजी से बननी शुरू करी। हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, ओवरग्रेजिंग करानी शुरू करी। तो जो जिस घास ने क्या कर रखा था, उसको पकड़ के रखा था, ठीक है, मिट्टी को, अब हमने ओवरग्रेजिंग कराई तो घास छूट गई। जैसे ही घास गाय खा गई या कोई भी जानवर खा गया, मिट्टी हो गई लूज। अब जब मिट्टी लूज हो गई तो क्या होगा, तुरंत ही तुरंत हवा आएगी और उसको भी ले जाएगी। तो इसीलिए अब क्या हो गया है, जो सॉयल का इरोजन हो रहा है दैट इज ग्रेटर देन सॉयल डिपोजिशन या सॉयल फॉर्मेशन। पहले ये इक्वल होता था, बट अब क्या हो गया है, ये ग्रेटर हो गया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है। गली इरोजन क्या होता है? दिस अकर्स व्हेन रनिंग वाटर कट्स टू द सॉइल मेकिंग डीप चैनल्स, द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन। अब ये देखिए, ये क्या लिखा है, ये रहा गली इरोजन। भाई क्या हो रहा है, जमीन है, धरती है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि नदी जब निकलती है या कोई पानी निकलता है तो पानी अपनी जगह बनाता हुआ निकलता है। ठीक है, अब यहां देखो ना आप, एक सेकंड रुकना। हाँ, अब यहां देखो आप, यहां क्या लिखा है कि ये है आपका गली। गली मतलब, गली क्या है, गली ये है जो बनी हुई है इसमें। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये लैंड थी, ठीक है, इसमें से पानी निकला, पानी एक ही रास्ते पे कंटिन्यू बह रहा है, तो क्या होगा, वहां से वो जमीन को काट देगा। ठीक है, और इसी फॉर्म में क्या हो जाता है, कई सारी गलियां बन जाती है, क्योंकि पानी जहां जहां से निकलेगा उस फॉर्म में क्या हो जाएगा, गलियां बनना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही गलीज बनना शुरू होंगी, उस पॉट को हम क्या कह देंगे, गली इरोजन। क्या कह देंगे, गली इरोजन। याद रखना इस चीज को। ठीक है, शीट इरोजन क्या होता है, द वॉशिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग ऑफ वाटर इज अ शीट। एग्जाम्पल ले लो, किसी चीज को एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। चलो ये देखो, ये है आपकी लैंड, ठीक है, ये है आपकी लैंड। अब हुआ क्या, यहां पर सपोज, एक मिनट, सब ये है आपकी लैंड, इसके ऊपर ऐसे मिट्टी बिछी हुई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, एकदम से पानी आया बहुत तेजी से। और अब खुद सोचना, ये है आपकी लैंड, ये आपके ऊपर जो थी, इस पे सॉइल आराम से, यही होता है बेसिक सेंस है। पानी आया, पूरा ऐसे वॉश अवे करता हुआ, क्या हुआ, करता हुआ क्या हुआ, ये पूरी की पूरी सॉइल को गिराता हुआ चला गया। यानी कि पूरी की पूरी एक शीट की फॉर्म में सॉइल साथ में ले गया। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, शीट इरोजन। क्या कह देते हैं इसको हम, शीट इरोजन। यानी कि वॉशिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल का वॉश अवे हो जाना बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग ऑफ वाटर एज अ शीट। क्लियर हो गया? ये देखो, ये आप शीट इरोजन का एग्जांपल देख रहे हो, इतनी बड़ी जमीन है, खुली जमीन है। अब आप खुद सोचो, जो ये अगर सपोज ये पूरी लैंड फर्टाइल है, पूरी लैंड में क्या है, आप देख रहे हो एकदम चारों तरफ बढ़िया मिट्टी है, फर्टाइल लैंड है। लेकिन जब पानी आएगा, हवा आएगी, कुछ भी ऐसा एक्शन होगा, ग्लेशियल एक्शन होगा, तो क्या होगा, तो पूरी की पूरी टॉप लेयर जो है वो बहती हुई साथ में चली जाएगी। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं। विंड इरोजन क्या होता है? बहुत सिंपल, जब हवा टॉप सॉइल को हवा उड़ाती हुई ले जाती है, विंड इरोजन। इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, शीट इरोजन हर बार आता है, गली इरोजन हर बार आता है। याद रखना इन दोनों क्वेश्चन को, जो भी मैं बता रहा हूं क्वेश्चन, इनको साथ में मार्क करते चले जाना। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको बाद में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए आगे देखते हैं। अब आप कह रहोगे कि सर आपने इरोड तो बहुत करवा ली मिट्टी, है ना, अब इनको बचा भी लेते हैं। खाना है ना, खाना तो खाना ही है, खाना खाना है तो एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर करना पड़ेगा तो मिट्टी को इरोड होने से बचाना पड़ेगा, यानी कि इसे कंजर्व करना पड़ेगा। अब इसके 4-5 मेथड है। अब ये देखिए, ये जो है ना, ये एग्जामिनर के वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में से है। चारों में से कोई भी, चारों में से कुछ भी पूछ सकता है, तो इसको याद रखना। सबसे पहला आता है आपका कॉन्टोर फ्लोइंग। कॉन्टोर फ्लोइंग क्या होती है? आप देखिए क्या होता है, when one flows along the contour lines it is called contour flowing। सिंपल सी बात है, कॉन्टोर। इस फिगर को एक सेकंड में देखता हूं, मैं जूम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा इसको। मुझे नहीं लगता है जूम होगी। क्या ये जूम होगी? देखना पड़ेगा इस पिक को, कॉन्टोर फ्लोइंग को। नहीं, मुझे नहीं लगता है जूम होगी। नहीं होगी। होगी होगी। चलो अब देखो,
थोड़ा सा यहीं से देख लेते हैं, है ना, कि कॉन्टोर फ्लोइंग का क्या सिनेरियो है। देखिए ये सॉइल है, सॉरी ये लैंड है, ये बहुत बड़ी फील्ड है। इन्होंने क्या किया हुआ है, आप थोड़ा ध्यान से सुनो आप, इन्होंने कॉन्टोर लाइन ये ऐसे देखो, ये रुको, पेन दूसरा सिलेक्ट कर लेता हूं मैं, रेड कर देता हूं, हाँ अलग से नजर आएगी ना। ये देखो इस लैंड में इन्होंने क्या किया हुआ है, ऐसे इन्होंने क्या किया हुआ है, थोड़ा सा अपलैंड, सपोज देखो ध्यान से सुनना, ये है एक प्लेन, ये है एक प्लेन समतल जमीन, ठीक है, ये है एक प्लेन समतल जमीन, इसके ऊपर इन्होंने क्या किया हुआ है, थोड़ा सा उठा के खेती कर रखी है, ठीक है, ऐसी ऐसी लाइन में, ऐसे ऐसे कॉन्टोर लाइन बनाई हुई है। देखो देख लो, फिगर देख के आपको समझ आ जाएगा, फिगर देख के आपको एक और चीज समझ आ जाएगी कि ये इनको हम लोग कह देते हैं, क्योंकि अगर आप यहां पे इस बीच वाले रीजन में अगर आप खेती करोगे, अगर आप इस बीच वाले रीजन पे खेती कर रहे हो, या फिर अगर यहाँ पे, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, अगर पानी की बहाव, जो पानी का स्पीड है वो धीरे हो जाएगा। आप कैसे धीरे होगा देखना, देखो हमने सपोज ऐसे करके, ये करके क्या कर रखा है, हमने कॉन्टोर्स बना रखे हैं, कॉन्टोर बैरियर, ये थोड़े से हाई, थोड़े से ऊंचे होते हैं, फिगर में आपको दिख भी रहा होगा ऊंचे ऊंचे, ठीक है, ये देखो बन रहे हैं। अब आपने और क्या चीज देखी, यहां से अगर आप पानी डालोगे, एग्जाम्पल ले लो, यहां से अगर आपने पानी डाला तो क्या होगा, ये जो कॉन्टोर्स हैं पानी की स्पीड को क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे या नहीं, क्योंकि हाई है, ऑब्वियस बात है, बैरियर की तरह एक्ट करेंगे, तो क्या होगा, पानी की स्पीड स्लो हो जाएगी, और जब पानी की स्पीड स्लो हो जाएगी तो क्या होगा, सॉइल इरोजन भी स्लो हो जाएगा, क्योंकि पानी ही तो सॉइल को इरोड कर रहा है, ठीक है। तो कॉन्टोर फ्लोइंग, आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या लिखा है, व्हेन वन फ्लोज अलोंग द कॉन्टोर लाइन, ये कॉन्टोर लाइन है, इनके साथ में जब कोई खेती करता है तो उससे क्या होता है कि पानी को ना, ये जो अपलैंड है ये थोड़े से उठे हुए हैं, है ना, ये इनको जाने नहीं देते, और जब जाने नहीं देंगे, पानी को बहने नहीं देंगे, तो क्या होगा, पानी सॉइल को इरोड नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट देखो, टेरेस फार्मिंग क्या होती है, व्हेन स्टेप्स आर कट आउट ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल, सिंपल सी बात है, आपने बिल्कुल सीढ़ी नुमा, सीढ़ियों की तरह, ठीक है, आपने इस फॉर्म में क्या करा है, खेती करी, ये देखो टेरेस फार्मिंग, नीचे वाली फिगर देखो, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब क्या होगा, सपोज यहां से पानी गिर रहा है, ठीक है, तो पानी क्या करेगा, नीचे गिरेगा और यहाँ पे मिट्टी को डिपॉजिट कर देगा, फिर अब बहता हुआ चला जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, यहाँ मिट्टी को डिपॉजिट कर देगा, फिर बहता हुआ चला जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, यहाँ मिट्टी को डिपॉजिट कर देगा, फिर बहता हुआ चला जाएगा। तो यानी कि आप क्या देख रहे हो, टेरेस फार्मिंग किसको कहते हैं, जब स्टेप्स कट आउट होते हैं और स्लोप्स पे गिरते हैं और पानी की तरह, बिल्कुल ये मान लो टेरेस फार्मिंग इसको हम कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, टेरेस फार्मिंग, बिल्कुल स्टेप्स कट आउट होते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, पानी की स्पीड धीरे हो जाती है, पानी की स्पीड धीरे हो जाएगी तो मिट्टी भी धीरे धीरे इरोड होगी। आइए आगे देखिए, स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, देखो स्ट्रिप क्रॉपिंग की अगर हम बात करें, देखिए स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, ये है सपोज एक बहुत बड़ी जमीन, ये है एक जमीन, अब ये है लैंड, अब आपने क्या लिखा है, व्हेन स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर ग्रोन बिटवीन द स्ट्रिप ऑफ क्रॉप, सिंपल, सिंपल सा लैंड। हमने क्या किया, यहां पर हमने क्रॉप्स उगाई हुई है, ठीक है, हमने यहां पर क्रॉप्स उगाई हुई है, यार थोड़ा सा ड्राइंग को थोड़ा सा इग्नोर करना, बट इमोशंस को समझना, है ना, इमोशंस को समझना। ये हमने क्या किया हुआ है, क्रॉप्स उगाई हुई है। अब जब हमने क्रॉप्स उगाई हुई है, ठीक है, पूरे लैंड में, पूरा लैंड पे, अब हमने क्या किया, अब हमें पता है कि यहाँ पे हवा तो चलेगी, जब हवा चलेगी तो मिट्टी उड़ेगी, मिट्टी होगी तो सॉइल इरोड होगी, सॉइल इरोड होगी तो सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी, ठीक है। बता चुका हूं क्यों, क्योंकि ह्यूमस कंटेंट जो है ऊपर वाला पार्ट वो लो हो जाएगा, क्योंकि जो टॉप की लेयर है वो वॉश अवे हो जाएगी, ठीक है। हमने क्या किया, यहां पर ना बड़ी 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 क्या करी, स्ट्रिप्स लगा दी, किसकी, ग्रास की, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची घासें लगा दी इनके बीच में, देखो, ठीक है, ये थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बन गया है, बस समझ जाना कि क्या करा हमने, इनके बीच में घास लगा दी है बड़ी बड़ी। अब इससे क्या होगा, हवा चलेगी तो मिट्टी उड़ेगी, मिट्टी उड़ेगी, और जब मिट्टी उड़ेगी तो क्या होगा, ये जो घास है ये हवा को रोकेगी, धीरे करेगी हवा की स्पीड, और मिट्टी यहीं पे डिपॉजिट कर दी जाएगी, यानी कि मिट्टी उड़ तो रही है लेकिन हवा जो है, हवा की क्योंकि स्ट्रिप्स की वजह से बड़े बड़े हमने क्या लगा रखे, बड़ी बड़ी झाड़ी लगा रखी है, बड़ी बड़ी ग्रास लगा रखी है, उससे क्या होगा कि हवा आएगी लेकिन उन झाड़ों से टकरा के, उन ग्रास से टकरा के क्या होगा, उसकी स्पीड धीरे हो जाएगी और हवा वहीं, सॉरी मिट्टी वहीं गिर जाएगी। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है। शेल्टर प्लांट क्या कहते हैं, when trees are planted in a row, it breaks the force of wind. This method has proved very useful in destabilizing the sand dunes in the desert of Western India. Shelter belt क्या होती है, इसी को देख लो, एक मिनट, ये है आपकी लैंड,
ये है आपकी लैंड। अब क्या किया हमने, चारों तरफ क्या करा, बड़े बड़े पेड़ लगा दिए। ये देखो, ये बड़े बड़े हमने क्या किया, अरे यार सॉरी, पेड़ थोड़े से बुरे लग रहे हैं, ये देखो, है ना, पेड़ थोड़े से बुरे 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 हो गए थे। देखो यहां हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ऐसे, हमने यहाँ पे भी उगा दिए, ठीक है। वैसे मतलब चारों तरफ ही उगा दिए। अब क्या होगा, अब आप खुद सोचो क्या लिखा है यहाँ पर, इट ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अ विंड, हवा आएगी तो उसको इस पेड़ों से टकराना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा, उससे क्या होगा, विंड का जो बहाव है, विंड की जो स्पीड है, विंड की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। फिर दिस मेथड हैज प्रूव्ड वेरी यूजफुल इन डीस्टेबलाइजिंग द सैंड ड्यून्स, और इनकी वजह से सैंड ड्यून्स को भी स्टेबलाइज किया गया है। जैसे आप क्या लिखा है देखो, सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने में बहुत मदद मिली है। क्या किया गया, रेगिस्तान के चारों तरफ ये बड़े बड़े पेड़ों की एक लाइनें लगा दी गई हैं, ठीक है। सपोज ये रेगिस्तान है तो चारों तरफ लाइनें लगा दी गई, ताकि क्या होगा, जो आपके सैंड ड्यून्स है वो स्टेबल रहे, कुछ ज्यादा उनमें इश्यूज ना हो, ज्यादा फ्लाई ना करे, क्योंकि हवा की विंड धीरे हो जाएगी, हवा की विंड धीरे हो जाएगी तो क्या होगा, सैंड ड्यून्स को उड़ाने में मुश्किल होगी। समझ आ गई, ये 4 पॉइंट्स थे जो सॉइल कंजर्वेशन में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, है ना। और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, 1 मार्कर्स वगैरह माइंड मैप्स के साथ, ही माइंड मैप मैंने आप ही के लिए दिया हो, इस पूरे माइंड मैप में आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो इस चैप्टर को। एक बार इस माइंड मैप को जरूर पढ़ना, नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और बाद में हम लोग जो है बेसिकली इस चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स, 1 मार्कर्स, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इवन सारी चीजें हम लोग यहां पर करेंगे। और जब वादा किया है कि बोर्ड्स की तैयारी कराएंगे तो पक्का करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा इसी में कंटिन्यूएशन में शुरू होगा, और बहुत जल्दी 9th वाले बच्चों के लिए भी खुशखबरी है कि हम लोग 9th के भी बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 9th के भी ऑनलाइन फ्री बैचेस होंगे, कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, पूरे के पूरे माइंड मैप्स के साथ, जैसे यहाँ पर जीआईएफ्स के साथ पढ़ रहे हैं, माइंड मैप्स के साथ पढ़ रहे हैं, और एंजॉयमेंट के साथ इस चैप्टर को खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। और 11th और 12th वालों के लिए भी बहुत जल्दी बैच हम लोग लॉन्च करेंगे, 2-3 सब्जेक्ट्स और इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग। बट अभी फिलहाल जो है वो 10th का आपका सिनेरियो चल रहा है, और 10th में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी शुरू करेंगे। यानी कि आप ये मान लीजिए कि अभी क्वेश्चन आंसर्स वाली सीरीज चलेगी, 2 वीडियोस और आएंगी इसकी, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स, या एक वीडियो आएगी थोड़ी सी लंबी होगी, क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूंगा जो बोर्ड में आते ही आते हैं, इन क्वेश्चंस को करके चले जाना, इसके अलावा कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत ध्यान से कर देना, बहुत मेहनत लगती है इन पीपीटीज को बनाने में, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए, और कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियोस में, है ना, कोई भी प्रॉब्लम इन वीडियो में, थोड़ा सा आप इस कमेंट में लिख के, ताकि हम लोग उसको सुधार कर पाए अगली बार से, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू।